को मुल्क सल्तनत बज़ाहिर तो ये तीन लफ्ज़ आपको कौमी तराने का एक छोटा सा टुकड़ा मिसरा लगेंगे, लेकिन इसकी मानवियत क्या है और ये किस बात की रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की रियासत की साख्त, इसके समाज की साख्त और इसका जो शहरी है उसका अपनी रियासत के साथ ताल्लुक़ क्या है। और ये बुनियादी तौर के ऊपर एक किताब का भी टाइटल है जो अली उस्मान कासमी ने लिखी। और क्या किताब लिखी, और पूरा टाइटल अगर मैं आपके सामने रखूं कि कौम मुल्क सल्तनत, सिटीजनशिप एंड नेशनल बिलोंगिंग इन पाकिस्तान, आज के नैरेटिव में हम इस किताब के ऊपर बात करेंगे। उस पे तबसरा तो शायद उस तरीके से ना हो सके जैसे एक बहुत ही बड़ी एकेडमिक किताब के ऊपर होना चाहिए, और अगर आपकी दिलचस्पी है तो आपको ये मिल जाएंगे तबसरे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके कुछ ऐसे रेफरेंस आपके सामने रखूँ, कुछ इसकी ऐसे रीडिंग्स करूँ कि जो जिसमें आपकी यकीनन दिलचस्पी होगी। और ये इन वाक़यात से जो इस किताब के अंदर बताए गए हैं और जिन रेफरेंसेस के साथ, वो ख़ुद ब खुद ही इसको आपको समझने में मदद कर देंगी कि ये किताब है किस बारे में। और ये भी कि पाकिस्तान कौम मुल्क सल्तनत के इस जो ट्रायंगल है, तसलीस है, उसके अंदर कैसे कहाँ पे जो है वो फंसा हुआ है। फंसे होने से मुराद ये कि इसके ताल्लुक़ की नेचर क्या है इनकी। चले हम किताब के कुछ इक़्तिबासात आपके सामने रखते हैं। और किताब का जो तारुफ़ है वो तो बड़े एक दिलचस्प वाक़ये से होता है कि एक लाहौर के जो एक स्टेशन डायरेक्टर थे 1947 में, 28 सितंबर 1947 को उनकी तरफ से पाकिस्तान टाइम्स के अंदर जो है वो एक ख़बर शाया हुई। और ये जो स्टेशन डायरेक्टर थे इनका नाम था J.K. मेहरा। और J.K. मेहरा ने कहा कि मैंने मौलाना ग़ुलाम मुर्शिद अफ़ लाहौर के हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया है और आज से मेरा नाम अहमद सलेमान पुकारा जाए। तो अगर आपको स्वात में जिस वक्त तालिबान आए तो हमारे जो दोस्त खैबर पख्तूनख्वा से हैं और वो लोग जो इस इलाके से हैं उनको याद होगा कि तालिबान ने जो है वो सरकारी अफसरों को, पुलिस वालों को कहा था जी कि अपनी नौकरियां छोड़ें। तो उस वक्त वो तालिबान के दबाव में आके वहाँ के मुकामी अखबारात की एक बड़ी सनत, बड़ी चली फैली फूली, बड़ा पैसा कमाया उन्होंने। और वो थे कि उन्होंने वो इश्तिहार कि उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं और हम आज से हमारा इस पुलिस के साथ या रियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो मेरे जहन में वैसी बात आ गई, लेकिन ये कि इस खबर का ये खबर यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। और ज़रा वो कहते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड में जाएं 2016 में, तो सलमा आगा को तो आप जानते होंगे, जावेद शेख साहब की वाइफ रही और गुलकारा और अदाकारा। निकाह फिल्म बहुत ही कमाल की, और वो तो हम उसके बाद में चाहेंगे। 2016 में उन्होंने ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड के लिए अप्लाई किया और उनका दावे की बुनियाद ये थी, और जो उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखी कि वो उनको इस बुनियाद के ऊपर इंडियन शहरियत दी जाए कि उनकी रूट्स इंडियन है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो मेरे नाना थे जुगल किशोर मेहरा, और उनकी जो शादी हुई थी उनकी नानी के साथ, अनवरी बेगम के साथ। और अनवरी बेगम जो है 1930 और 40 की एक बड़ी स्टार सिंगर थी। और ये भी अहम है कि आगा जो है वो रेफ़र कर रही थी जुगल किशोर मेहरा को, नॉट एज अहमद सलेमान। अब आपको याद आया कि लाहौर के स्टेशन डायरेक्टर से कि वो
उनकी नवासी हैं और उनकी इंडियन रूट्स हैं, और वो जो है वो हिंदू उनके नाना थे, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि वो मुसलमान हो गए थे। चले इसके ऊपर तो नहीं, लेकिन ये इस बात की निशानदेही ज़रूर करता था कि इंडिया के अंदर जो अगर आपने इंडियन शहरियत लेनी हो तो आपको अपनी हिंदू रूट्स के बारे में ज़रूर बताना होता है। तो इसी किताब के सफ़र नंबर 2 के ऊपर जो है वो एक और बड़ा मज़ेदार वाक़या है चिराग दीन के बारे में, जो मियाँ चन्नू खानेवाल के रिहायशी थे। और वो जब 6 साल के थे तो भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में बिछड़ गए थे अपने ख़ानदान से तकसीम के वक्त, और उनको वहाँ पे ज़ेलदार ठाकुर सिंह सोडी ने जो है उनकी परवरिश की। और जो सोडी साहब ने जो है उनका नाम जो है जगजीत सिंह रखा। और फिर खुदा का करना यह हुआ कि वो ये जगजीत सिंह जो है, इनको इनके वालिदैन का पता चल गया कि जी वो मियाँ चन्नू खानेवाल में है। तो वो आए तो दोबारा से चिराग दीन तो बन गए, लेकिन उनका चूँकि वो संस्कृत भी सीख चुके थे, गुरमुखी भी सीख ली थी, और गुरु ग्रंथ को भी वो जानते थे, तो उनका नाम जो है बाबा गुरु पाकिस्तानी पड़ गया। नुआए वक्त में जो नुआए वक्त उस वक्त भी निकलता था, और नुआए वक्त का पाकिस्तान की कौमी शनाख्त बनाने में एक बड़ा नुमाया किरदार है, वो इस किताब में आपको मिलेगा, क्योंकि ये किताब है ही जो आर्काइव्स हैं, जो सरकारी आर्काइव्स हैं, अखबारात की आर्काइव्स हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट की हुई है। और एक नुआए वक्त के अंदर जो है 1950 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले एक महाजर की तरफ से एक अपील छपी कि ये जो एक इलाका उसका गांव खोतियाँ है, इसका नाम जो है बदल दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही कोई नामनासिब वाहियात सा नाम है, और इसकी जगह पे इसका नाम इस्लामाबाद रख दिया जाए। और आपको पता है कि अब ये वाला इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। और चूँकि किताब के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जितने सिंबल्स हैं इजहार होते हैं किसी भी रियासत के, किसी भी माशरे के, कौमी तराना इसके अंदर शामिल है, परचम है, डिबेट है कि हमारा कौमी निशान क्या होना चाहिए, और दस्तावेज़ कैसे होनी चाहिए, करेंसी का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सरकारी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें जो है बहुत ही तहकीकी अंदाज के अंदर इसके अंदर आई हैं। और जो कौमी परचम के हवाले से भी बड़ी दिलचस्प डिबेट हो रही थी कि पाकिस्तान के ये जो परचम है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर जब लियाकत अली ने परचम लहराया था, तो वो बंगाल के जो पार्लियामेंटेरियन थे एक, उन्होंने कांग्रेस के, तो वो कहा था कि ये तो मुस्लिम लीग का झंडा है, और फिर उसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई। लेकिन जो सबसे एक अहम बात ये कि ये पाकिस्तान के परचम के अंदर ये जो चांद सितारा है, ये कभी अपनी जगह पे टिका नहीं है, और इसके ऊपर बहुत ही दिलचस्प बहस है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन एक वाक़या जो अली कासमी ने लिखा है, वो वाक़या तो नहीं है, एक आईना किस्मत एक रिसाला उर्दू का होता था, वो एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिक, और उसने जो है कहा कि पाकिस्तान के जो चांद सितारा है और जिस तरीके का उसका डिज़ाइन है, एक मनहूस निशान है, और उसकी वजह से ही पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा, और इसके जो है ना चांद का जो डिज़ाइन है वो तब्दील करना चाहिए, और इसको चांद सितारे की सिमत जो है वो दुरुस्त करनी चाहिए। फिर ये कि कौमी तराने के मतलब भी बड़े मज़े की जो है वो बहसें होती रही इब्तदाई सालों में जब पाकिस्तान बन रहा था, और तराना कैसे बना वो तो एक डिबेट अलहदा से है। फिर ये भी कि इसको तराने को चलाना कहाँ पे है, कैसे चलाना है, फ़िल्म के शुरू में चलाना है या फ़िल्म के बाद में चलाना है। तो उस वक्त एक डी एंड्रयूज़ थे हमारे मशरक़ी पाकिस्तान ढाका से मेंबर, उन्होंने कहा कि मिडल ग्राउंड के इसको जो वक्फे के बाद जो है उस वक्त चलाना चाहिए। और ज़ाहिर है कि ये सारी बातें फिर पाकिस्तान के जो हैं वो करैक्टर के बारे में हो रही थी, इस पाकिस्तान को भी करना था। फिर ये नरगिस का निशान, बंगाल जो शेर का निशान होना चाहिए पाकिस्तान का, उसके ऊपर इस किताब के अंदर बहुत ही अहम डिबेट्स हैं। नुआए वक्त ने एक बड़ी डिबेट शुरू की थी कि अब चूँकि एक नया रियासत बन गई है, लोगों को
किस नाम से पुकारा जाए, किस लक़ब से पुकारा जाए, उनके तजवीज़ थी कि सैयद के नाम से जो है उस सबको पुकारा जाए। जैसे अरब के अंदर है कि मिस्टर के बजाय जो हम कहें जी कि हाँ जी सैयद आमिर राना, सैयद जवाद हसन नकवी, सैयद चौधरी इमरान मुख्तार। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो ये डिबेट भी शुरू हुई। किसी ने कहा अखबारात के अंदर नए वक्त में कि भाई अख़ी कहा जाए, किसी ने कहा जी कि रफ़ीक का लफ्ज़ मिस्टर की जगह पे बेहतर रहेगा, ये एक नई शनाख्त बनाएगा। फिर किसी ने कहा कि जी इसको पाक पुकारा जाए, फिर किसी ने बाजी कहा, किसी ने भाई जी भाई साहब कहा, फिर किसी ने भाईजान कहा। तो ये एक बड़ा एक दिलचस्प पूरी की पूरी डिबेट पाकिस्तान के अंदर ये चलती रही है। लेकिन ये किताब बहुत आम है, अगरचे बहुत इल्मी किताब है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिलचस्पी होगी, क्योंकि इसके अंदर बावजूद कि ये एक बहुत इल्मी किताब है, लेकिन इसके अंदर आपको बिल्कुल एक फ़िक्शन का जो है वो मज़ा आएगा। और ख़ास तौर के ऊपर आपको रियासत, कौम और शहरी का के दरमियान जो एक ताल्लुक़ है, वो उसकी तश्कील कैसे हुई, कैसे रियासत साजी हुई, कैसे शहरियत के हकूक़, सिटीज़नशिप जो है इवॉल्व हुए, वो उसके ऊपर एक बड़ी अहम दस्तावेज़ है। लेकिन बहुत ही ऐसे अंदाज़ में कि आपको इसका मज़ा आएगा। बावजूद कि कई जगहों के ऊपर आपको बहुत इल्मी अंदाज़ है, और पार्थ चैटर्जी जो मेरे एक और फेवरेट ऑथर हैं, उनका भी रेफ़रेंस है। और पूरे यूरोप से जो पूरा कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ नेशन स्टेट का और सिटीज़नशिप का, और उसके फिर जब ये इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया, तो वो कैसे वो उसने किस किस्म की डिबेट्स को ट्रिगर किया। ये जो मैंने आपके सामने 2-3 वाक़यात जो इस किताब के अंदर हैं, वैसे तो बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ इसके अंदर हैं कि आप कई जगह पे हँसेंगे भी और कई जगह पे आपको रोना भी आएगा कि हम किस प्रोसेस के अंदर कैसे इसके अंदर रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन ये कि ये आपको पूरी वज़ाहत करेगा कि ये फिर ये पूरा हमारा रियासत का और शहरी का ताल्लुक़ डेवलप कैसे हुआ और कहाँ-कहाँ पे कंप्रोमाइज़ेज़ हुए। जैसा कि मेहरा साहब के केस में पता चल गया कि हिंदू शनाख्त कितनी इंडिया के अंदर आम है और पाकिस्तान के लिए क्या, और इसकी पूरी किताब के अंदर पूरी तफ़सील मौजूद है कि कैसे इवॉल्व हुआ सिटीज़नशिप का। और बहुत सारे ऐसे जो हिंदू और सिख कुछ जो पाकिस्तान से उधर चले गए थे इंडिया, उन्होंने वापस आने की कोशिश की। उनके लिए कैसे फिर मामलात हुए, मुश्किलात हुई। कुछ लोग जो बहुत ही ताकतवर थे, इन्फ्लुएंशियल थे, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के चले गए। जो लोग पाकिस्तान से उधर गए वो उसका एक केस है। फिर जो मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो एक पूरा मामला था माइग्रेशन का, क्रॉस माइग्रेशन का, तो वो पूरी डिटेल इसके अंदर है। और कैसे इंडिया के अंदर जो सिटीज़नशिप के लॉज इवॉल्व हो रहे थे और पूरे पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कैसे ये सिटीज़नशिप का एक कॉन्सेप्ट के लॉज भी इवॉल्व हो रहे थे, और ये कि एक कौम की शनाख्त भी साथ साथ बन रही थी। और ये जो आजकल हम हैं, ये सारी डिबेट्स हो गई थी उस वक्त। और लेकिन सबसे आम बात ये कि इस डिबेट के अंदर ये सारी की सारी डिबेट जो है वो ढाका और लाहौर के अंदर हो रही थी या कराची के अंदर हो रही थी। तो पाकिस्तान उस वक्त भी बड़ा था, पाकिस्तान अब तकसीम होने के बाद भी बड़ा है। तो वो अगर आप आज अ, कहीं ना कहीं पे इंडिया के अंदर जो रोहिंजियाज इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ नफ़रत है, और इंडिया ने जिस कुछ रिसेंट से मुराद के कुछ 4-5 साल के अंदर जो तब्दीलियाँ की अपने शहरियत के कवानीन में, बीजीपी ने जिसके अंदर जो है वहाँ पे जो बंगाली मुसलमान हैं वो भी उसकी जद में आए, और बाकी आसाम और मशरक़ी रियासतों के अंदर रहने वाले मुसलमान भी जो है उसकी जद के अंदर आए। और फिर स्पेशल कानून जो मोदी साहब की हुकूमत ने वो उसको लेके आए कि जो हिंदू हैं पाकिस्तान में, सिख हैं अफ़गानिस्तान में, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस जो हैं दी गई। तो उसकी आपको समझ आएगी। और फिर ये भी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हम अक़लियतों के साथ जो सलूक करते हैं उसकी बुनियादें कहाँ पे पड़ी थी। वो एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी के अंदर है जो हमने बनाई, जिसके अंदर जो है वो फिर गुंजाइश जो है
वो बाकी मुस्लिम जो लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, और फिर उसके बाद अहमदियाज़ के ऊपर इसकी कैसे जद पड़ी। फिर ये कि जो इब्तदाई डिबेट थी कि पाकिस्तान की रियासत को कैसे होने चाहिए, चैप्टर 2 के अंदर पूरी डिस्कशन मौजूद है, और 2-3 डिबेट्स के पॉइंट हैं इसके अंदर जो हम बताएं। और ये इसलिए बताना हम है कि आपको किताब के अंदर दिलचस्पी भी पैदा हो, और ये कि इब्तदाई डिबेट्स के अंदर इस्लामी जो रियासत का जो तस्वर है वो कोई इसकी कोई बाकायदा कोई शक्ल नहीं थी, कोई नज़रियाती शक्ल नहीं थी। और इसके हवाले से कई किस्म के जो है मामलात वो बातचीत हो रही थी कि लियाकत अली ख़ान जो है वो लिबरल इस्लामी रियासत के तौर पे पाकिस्तान को देख रहे थे। कायद आज़म के तस्वर के बारे में हमें पता ही है। फिर अबुल मंसूर अहमद का एक तस्वर था, वो एक सोशलिस्ट इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे, कोई वाज़े नहीं था। फिर ये कि तालीमात इस्लामिया बोर्ड बना, फिर उसके बाद ये इदारा तालीमात इस्लामिया, और ये इस तरह की इदारे बनते चले गए। इलामा असद भी यहाँ है, पूरी उसकी डिटेल है। और वो बहुत सारे लोग जिनके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने पूरे एक इस्लामी रियासत के इदारों की साख्त के अंदर बनाने में, नई नेशन स्टेट के अंदर बड़ा रोल प्ले किया। मनाजिर एहसन गिलानी है, फजल रहमान साहब हैं, डॉक्टर हमीदुल्लाह हैं। तो इस बाब के अंदर आपको वो सारा एक तसलसल उनके साथ उनका आपको नज़र आएगा कि डिबेट चली कहाँ थी। और उस ये जो आपको अभी इस्लामी शहद नज़र आता है, इस्लामी मसवाक, ये बात वही उसी वक्त शुरू हो गई थी। इस्लामी ज़िंदगी, इस्लामी मौत, इस्लामी लिबास, और इसके ऊपर जो है बड़े दिलचस्प तबसरे जो है अली उस्मान कासमी ने शामिल किए। तो मुसलमान होना एक ये बुनियादी जुज़ था पाकिस्तान की शहरियत के लिए। फिर कौमी रियासत को कौमी रियासत बनाने के लिए पूरी डिबेट हमने कर ली कि कौमी तरानी की ज़ुबान क्या होनी चाहिए। हमने कुछ इक़्तिबासात आपके सामने रखे, डिबेट नहीं की। वो फिर सरकारी कागजात पर कौमी निशान कैसे होना चाहिए, तो तामीराती तर्ज कैसे होनी चाहिए, ख़ास तौर के ऊपर कायद आज़म के और इकबाल के मज़ार की। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस किताब के अंदर मौजूद हैं। फिर ये जो रोयत हिलाल कमेटी बनी कैसे, ये भी शिनाख्त के साथ जुड़ा हुआ मसला था। अब आपको शायद लगता है कि ये सिर्फ चांद का मसला है, ये मौलवी के पैसे कमाने का मसला है। ये उसी वक्त से शुरू हुई थी कि हम आंगी पैदा हो और कुशन पैदा हो। ये एक कौम एक ईद का जो नारा था कि इससे कौमी इत्तेहाद पैदा होगा। और फिर लिबास की भी डिबेट है, शेरवानी के ऊपर भी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम है। और एक सबसे अहम बात ये कि जो पाकिस्तान का जो तस्वर बन रहा था वो बन रहा था कि हमने इंडिया से, इंडियन शनाख्त से अपने आप को किसी तरीके से अलग करना है, उससे हटाना है। और जब 1950 में कौमी अजायब घर की जो तजवीज़ पेश हुई तो उसके अंदर उसके प्रिंसिपल नुमायाँ असूल ये थे कि बुद्ध मत के कदीम आसार को कौमी विरसे के तौर पर रखा जाएगा। यानी बुद्ध तहज़ीब से तो अपने हम आपको जोड़ रहे थे। और ये आपको याद होगा, और अभी भी यही पूरी फ़िलासफ़ी और फ़िलासफ़ी कहें जो भी कहें, वो अभी तक हमारे करिकुलम में चली आ रही है कि बुद्ध दौर तो अच्छा था बुद्ध मत का, लेकिन हिंदू दौर को जो है हम उसके दरमियान, और जब मुसलमान आए तो वो एक मुबहिम सा हम जो है वो उसके बारे में बात करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, उसके तारीख़ी हिस्से को। हम बात नहीं कर रहे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, उसके कुछ हवाले तो हैं और बहुत चीज़ें आप जो है वो देख सकते हैं इंडियन ऑथर्स के यहाँ। फिर ये कि मुसलमानों का जो दौर था, एक सुनहरी दौर था, उसके तौर पे पेश किया जाए। और अपनी बीजेपी तो वहाँ पे कर रही है कि उसको एक बड़ा ज़ालिमाना जो है वो दौर जो है उसको साबित किया जाए। तो ये पूरी डिबेट्स इस किताब के अंदर हैं। और जो अली कासमी का तो आर्गूमेंट यही है कि ये कोई कानूनी मसला, तयशुदा मसला नहीं है, बल्कि ये तो हमारी पूरी सियासी जो क्यास है उसके साथ और शनाख्त के साथ जुड़ा हुआ है कि इसके ये जो हमने शनाख्त बना ली है 76 सालों में, इसके अलावा भी कोई इम्कानात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और दीगर शनाख्तों को कैसे हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। किताब के अंदर तो बहुत चीज़ें हैं। मेरी किताब मेरे लिए तो
ख़ास तौर पे वो हिस्सा भी बड़ा अहम है जो पहले बाब के अंदर जिसकी तफसील है कि पहली कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर डिबेट क्या हो रही थी, पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या थी दस्तूर साज असम्बली की, और ये कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे कितने कांग्रेस के लोग थे, कितने हिंदू मेंबर थे, और उनको सिर्फ एक ही जो है इस पाकिस्तान से उनके हक़ में आवाज़ उठती थी, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की, जो ज़ाहिर है कि प्रोग्रेसिव थे इधर। और ये कि जब कुछ मेंबर निकलते गए और उसी के अंदर जो है वो बलूचिस्तान से उसके मुताबिक कुछ पेशावर केपी से जो है वो मेंबर उसके अंदर डालते चले गए। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पार्लियामेंट की पहली दस्तूर साज असम्बली में डिबेट्स क्या हो रही थी, किस रुख पे जा रही थी, और कैसे वो जो है एक ख़ास आइडेंटिटी बन रही थी। और ग्रेजुअली पाकिस्तान के इब्तदाई सालों के अंदर ही जो है वो इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने का भी सिलसिला था, उनको खामोश करने का भी सिलसिला था, और ये सिलसिला आगे चलता चलता आज हमें पाकिस्तान के आज के मुकाम के ऊपर ले आया, जहाँ पे कौम बनाने की बात आज भी जारी है, शनाख्त के मसाइल अभी भी जा रही हैं, क्योंकि उस वक्त वो मसले हल नहीं किए गए थे। वो बलूचों की शनाख्त का मसला भी है, वो सिंधी भी अभी तक कंफ्यूज है, बावजूद के बेनिफिशरी ताकत का है। खैबर पख्तूनख्वा बावजूद के वहाँ के मेन स्ट्रीमिंग बहुत सारे अजला की जो है हो चुकी हुई है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तालीमी निज़ाम के अंदर, फ़ौज के अंदर, सोशली, लेकिन वहाँ पे भी एक ख़ास ग्रीवेंसेस। उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान के हर हिस्से में ये जो शिकायतें हैं, ये जो मसाइल उठते हैं, ये जो प्रोसेस जो है हमारी कौम बनने का, और वो एक बड़ा एक्सक्लूसिव हुआ, और हम शहरी को जो है वो रियासत ने उसको मुसलमान बना के रख दिया, और जो मुसलमान नहीं है उसके लिए ज़ाहिर है कि वो शहरियत के कवानीन भी और तरीके से आपने बना जैसे भी लिए हों कानून, लेकिन अप्लाई और तरीके से होते हैं। तो बड़ी मज़े की किताब है, पढ़िएगा। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ, तो लेके आएंगे इस तरह की बहुत अच्छी आपके सामने किताबें, और तारुफ आपके सामने रखेंगे आने वाले दिनों में।